नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मैं ये व्याख्यानमाला प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इस व्याख्यानमाला का ये दूसरा वीडियो पहले वीडियो में मैंने आपको आपका जूलॉजी का पूरा सिलेबस क्या है उसको मैंने आपको समझाया था। आज जो ये दूसरा व्याख्यान मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपका जो प्रथम पेपर है, इसमें निम्नतर अकशेरुकियों की संरचना एवं प्रकार्य, इससे संबंधित हम अध्ययन करते हैं। तो इसका ये पहला जो चैप्टर है, इस पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको उस दौरान बताया था कि निम्नतर जो अकशेरुकी हैं, लोअर नॉन कॉर्डेट्स, इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ से लेकर नेमेटोडा तक के जो फाइलम हैं उनको सम्मिलित किया गया है। इसमें किसी एक प्ररूपी जंतु को उदाहरण मानकर उसके सभी संरचना और कार्य को समझाया गया है। साथ में सभी संघ के जो मूलभूत लक्षण हैं और उनका वर्गीकरण है, उसका हम डिटेल में अध्ययन इस पुस्तक के अंतर्गत करेंगे। आज जो ये पहला व्याख्यान या जो पहला आपका जो चैप्टर है, ये है वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। आपने अपनी पूर्ववर्ती कक्षाओं में वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, कुछ सामान्य जानकारी है वो आप रखते हैं। आप देखते हैं कि इस पृथ्वी पे एक जीवों की विशाल विविधता और विशाल स्वरूप देखने को मिलता है। एक बैक्टीरिया से लेकर एक हाथी तक विशाल प्राणी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से वनस्पति जगत की हम बात करें तो एक छोटे से पेड़ से लेकर एक विशाल बरगद के वृक्ष तक के जो पादप हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जीवों की इस विशाल विविधता को देखते हुए सभी जीवों का अध्ययन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो प्राचीन से ही मनुष्य की ये अवधारणा रही है या उसकी सोच रही है कि उसने प्राचीन काल से इन जीवों को कुछ समूहों में बांटने का प्रयास किया है। जैसे जो आकाश में उड़ने वाले जो जीव हैं उनको नभचर कह दिया गया, या जल में रहने वालों को जलचर, या स्थल पर विचरण करने वालों को स्थलचर कहा गया। उसी प्रकार से जिन जीवों को खाया जा सकता है उनको खाद्य, और जिनको नहीं खाया जा सकता उनको अखाद्य कहा गया। इसी प्रकार से जो जीव एक स्थान पर स्थिर रहते हैं उनको जो जड़ कहा गया, या उनको वनस्पति कहा गया, या जिनमें चलन या गमन पाया जाता है उनको जंतु या प्राणी कहा गया। तो ये वर्गीकरण की परंपरा जो है वो प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। जब से मानव ने सोचना या समझना शुरू किया, तब से ही उसने जीवों को अपने सुविधा के अनुसार से वर्गीकरण करने का प्रयास किया या वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो वर्गीकरण विज्ञान वैसे तो एक बहुत प्राचीन या पुराना विज्ञान है, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इसकी जो शुरुआत है वो 17वीं शताब्दी में हुई। और सबसे पहले जो वैज्ञानिक जिनका नाम लिया जाता है वो कैरोलस अरस्तु जो हैं, जो ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे पहले जंतुओं के वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहले जीवों को दो जगतों में बांटा, जिसको पादप जगत और जंतु जगत कहा जाता है। उसके बाद में जंतुओं को उसने उसके खून के रंग के आधार पर एनाइमा और इनाइमा में वर्गीकृत किया, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी क्या है। दो जो शब्दावली हैं वो इस विज्ञान से संबंधित जो प्रयोग में ली जाती हैं, इसमें एक है वर्गीकी और दूसरा है वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी से तात्पर्य है कि जंतुओं को पहचानने तथा उन्हें वर्गीकृत करने का कार्य वर्गीकी कहा जाता है। यानी किसी जंतु को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको एक विशेष समूह में उसको वर्गीकृत कर देना या उसका एक समूह निर्धारित कर देना, ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। जबकि दूसरा जो शब्द है वो वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टमेटिक्स कहलाता है। ये एक थोड़ी विस्तृत संकल्पना है। टैक्सोनॉमी के बाद में जो सिस्टमेटिक्स है, इससे तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत वर्गीकरण, पहचान, नामकरण आदि के नियम, सिद्धांतों, विभिन्न समूहों के आपसी संबंधों की जानकारी तथा स्पष्टीकरण देने वाले शास्त्र को वर्गीकरण विज्ञान अथवा सिस्टमेटिक्स कहा जाता है। तो सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत हम वर्गीकरण तो करते ही हैं, साथ में उस जंतु का नामकरण, उसकी पहचान की जाती है, और उससे संबंधित जो नियम हैं, जो शब्दावली हैं या जो सिद्धांत हैं, दो अलग अलग समूह के मध्य क्या क्या उद्विकास या संबंध हैं, उसका स्पष्टीकरण जो है, इन सभी चीज़ों को हम जब शामिल कर लेते हैं तो वह एक सिस्टमेटिक्स या वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। जबकि वर्गीकी के अंतर्गत हम किसी जीव को पहचानना और उसके वर्गीकरण का कार्य करते हैं, जबकि सिस्टमेटिक्स में उससे संबंधित जो नियम, शब्दावली या जो सिद्धांत हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं। तो वह जो विज्ञान है वो वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टमेटिक्स कहलाता है।
तो वर्गीकरण यहाँ चूंकि हम प्राणी विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हम प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान से संबंधित ही वर्गीकरण विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो हम जंतु वर्गीकरण की बात करेंगे। तो जंतु वर्गीकी के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? जंतु वर्गीकी को समझने के लिए या एनिमल टेक्सोनोमी को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को या कुछ संकल्पनाओं को समझना होगा, जिसमें पहला जो बिंदु है या पहली जो संकल्पना है वह है जाति या स्पीसीज। जब भी हम जंतुओं के वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वर्गीकरण के अंतर्गत हम जीवों को कुछ समूहों में विभाजित करते हैं। उन समूहों में विभाजित करने का जो हमारा आधार है वो उसमें उपस्थित जो लक्षण हैं उनकी समानताएं और असमानताएं होती हैं। अनेक समान लक्षण वाले जो जीव होते हैं उनको हम एक अलग ग्रुप में विभाजित कर देते हैं, एक अलग ग्रुप में रख देते हैं। उससे थोड़ी जो भिन्नता रखने वाले जो जीव हैं और उनके मध्य जो समानताएं हैं उनके आधार पे हम उनको एक दूसरे समूह में वर्गीकृत कर देते हैं। इस प्रकार से जंतुओं के कई समूह बन जाते हैं। फिर ऐसे समूह हैं जिनमें कुछ न कुछ समानताएं होती हैं, उन समूहों को जोड़कर उनके ऊपर एक दूसरा समूह बना दिया जाता है। उसी प्रकार से ये पदानुक्रम रूप में एक समूह के ऊपर समूह की ये जो व्यवस्था है ये बनाई जाती है, जिसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। इस वर्गीकरण में जो सबसे छोटा समूह जो होता है या जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसको स्पीसीज या जाति कहा जाता है। और जाति अब क्या है, इस जाति को समझने के लिए या जाति को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं और अवधारणाएं दी हैं। और इस जाति को समझना जितना हम आसान इसको समझते हैं वास्तव में इतना आसान है नहीं। तो जाति वास्तव में क्या है, हम किस जंतुओं के समूह को या किस जीवों के समूह को हम एक जाति कह सकते हैं? क्या हम उन जंतुओं या जीवों के समूह को एक जाति कह दें जो रंग रूप आकार में एक जैसे दिखाई देते हों? लेकिन ये भी हमेशा सत्य नहीं होता है। तो इस जाति की संकल्पना को समझने के लिए कई जो अवधारणाएं दी गई हैं उसकी हम वन बाय वन यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। इसमें पहला है प्रारूप विज्ञान या जाति संकल्पना या टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। ये सबसे एक प्राचीन अवधारणा है। इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे जीव या ऐसे जंतु जो जिनकी आकारिकी समान है या जो देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, रंग रूप में एक जैसे दिखाई देते हैं, वो सभी जो जीव हैं वो एक ही जाति के सदस्य माने जा सकते हैं या उनका जो एक समूह है उसको एक जाति कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी एक जो जीव है उसको एक टाइप स्पेसिमेन के रूप में लिया जाता है और उससे समानता दर्शाने वाले जो बाकी जो जीव हैं उनको उसी की जाति का सदस्य मान लिया जाता है। यह अवधारणा प्राचीन काल से दी गई है, प्राचीन अवधारणा है, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं कि हमेशा ये नहीं होता है कि एक समान रंग रूप से दिखाई देने वाले जो जीव हैं वो एक ही जाति के मान लिए जाएं। उसमें कुछ ऐसे मूल लक्षण हो सकते हैं जो वास्तव में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो जो लक्षण हैं वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और उस लक्षणों के आधार पे हम उनको एक जाति का सदस्य नहीं मान सकते। जैसे अनेक जो जीव हैं उसके उनमें अनेक प्रकार के प्ररूप दिखाई देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कीटों में या अन्य दूसरे प्रकार के जो अकशेरुकी प्राणी हैं उनमें लार्वा अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो क्या एक जो लार्वा होता है वो अपनी वयस्क से काफ़ी भिन्न होता है? तो क्या हम एक लार्वा और उस वयस्क को अलग अलग जाति का जीव माने? क्योंकि इस जाति संकल्पना के अनुसार तो हम केवल उन्हीं को एक जाति का सदस्य मानते हैं जो रंग रूप और आकार में एक जैसे दिखाई देते हों। तो एक लार्वा वास्तव में उसी वयस्क का एक दूसरा फॉर्म होता है जो बाद में उस वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है या संशय उत्पन्न हो जाता है कि एक लार्वा और एक वयस्क को क्या अलग अलग जाति का सदस्य माना जाए। दूसरा, अनेक जो जीव हैं उसमें पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपिता देखने को मिलती है। जैसे हम मधुमक्खियों की बात करें तो अब जानते हैं कि मधुमक्खियों में 4 प्रकार के जो जीव हैं या 4 प्रकार की वेस्टियाँ दिखाई देती हैं, 3 प्रकार की वेस्टियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें नर अलग होते हैं, मादा या जो रानी मक्खी होती है वो अलग होती है, बाकी जो बंदे होते हैं जो वो श्रमिक होते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपिता जिन जंतुओं में देखने को मिलती है तो क्या वे जो बहुरूपी जो वेस्टियाँ हैं क्या उन्हें अलग अलग जाति का सदस्य माना जाए? इसी प्रकार से कुछ सिबलिंग स्पीसीज या समभाषी जातियाँ होती हैं। ये ऐसी जातियाँ होती हैं जिनके जो सदस्य होते हैं वो काफ़ी हद तक एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मध्य प्रजनन नहीं होता है। कीटों में ऐसी अनेक जातियाँ दिखाई देती हैं ये कि जो संरचना में आकारिकी में बिल्कुल एक जैसे जो इनके वेस्टी हैं वो दिखाई देते हैं, परंतु उनके मध्य एक जननिक पार्थक्य उपस्थित होता है, एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जाता है।
यानी उन अलग अलग जाति के जीवों के मध्य प्रजनन संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उन जीवों को एक ही जाति का सदस्य माना जाए। इसके बाद में एक सावक जनन या पैडोजेनेसिस का गुण भी कुछ जीवों में पाया जाता है। पैडोजेनेसिस या सावक जनन से तात्पर्य है कि कुछ जीवों के जो लार्वा होते हैं वो लार्वा ही प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वो जो लार्वा है वो प्रजनन प्रारंभ कर देता है और वयस्क भी अपना प्रजनन करता है, तो क्या उस लार्वा और उस वयस्क को अलग अलग जाति का सदस्य माना जाए। तो ये कुछ जो स्थितियां हैं, इसके आधार पे ये जो टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है ये सही या खरा नहीं उतरता है। तो इसके बाद में एक दूसरी जो जातीय उदाहरणा दी गई जिसको अवास्तविक जाति संकल्पना कहा जाता है। अवास्तविक जाति संकल्पना को मानने वाले वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जाति का वास्तव में प्रकृति में कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात जाति जैसी कोई जो अवधारणा है वो बिल्कुल एक मनुष्य के दिमाग की उपज है, ये बिल्कुल काल्पनिक है। प्रकृति ने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, यानी ऐसा कोई वर्गीकरण प्रकृति के अंतर्गत उपस्थित नहीं है कि किसी एक जो जीवों का समूह है वो एक अलग जाति है या किसी दूसरा जो समूह वो एक अलग है। प्रकृति है वो केवल व्यष्टियाँ उत्पन्न करती है, वो केवल इंडिविजुअल उत्पन्न करती है। इंडिविजुअल में किसी प्रकार की ग्रुपिंग या उनमें कोई आपसी समानता या असमानताएं हैं ऐसा लगता नहीं है। तो ये जो अवास्तविक जाति संकल्पना का मानना ये है कि जाति जैसा कंसेप्ट नेचर में मौजूद नहीं है, ये मनुष्य की एक दिमागी उपज है। तीसरा जो जाति की जो संकल्पना है वो जैव जाति संकल्पना या बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट कहलाती है। यह संकल्पना सर्वाधिक मान्य है और वर्तमान में यही प्रचलित है। जैव जाति संकल्पना ये मानती है कि केवल आकारिकी या रंग रूप के आधार पे या इन्हीं लक्षणों की समानताओं या असमानताओं के आधार पे जो समूह या जो जीवों की जो जाति का निर्धारण है ये ठीक नहीं है। इसके साथ साथ हमें जीवों का जो उद्विकासीय इतिहास है, उद्विकासीय इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए। उनकी जो जैव रासायनिकी है, उनकी जो फिजियोलॉजी है, उनकी जो आनुवंशिकी है, इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो वह प्राकृतिक जैव जाति संकल्पना कहलाती है, या जिसको बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जब हम इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जाति है वो ऐसी व्यष्टियों का समूह होता है जिनके मध्य प्रजनन होता है, अर्थात जिनके मध्य कोई जननिक पार्थक्य या पृथक्करण नहीं होता है। और ऐसी जो व्यष्टियों का जो समूह है या ऐसी जो समष्टि है, उस समष्टि के जो जीव हैं वो दूसरी समष्टि या दूसरी जाति के जीवों के मध्य वो प्रजनन नहीं कर सकते, उनके साथ उनका प्रजनन नहीं हो पाता है। तो जाति वास्तव में ऐसी व्यष्टियों का एक समूह होता है जिनके मध्य प्रजनन होता है और वो किसी दूसरी जाति के जीवों के साथ प्रजनन नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनके मध्य एक जननिक पृथक्करण है वो उपस्थित होता है। यह संकल्पना वर्तमान में सर्वाधिक मान्य है। तो पहला जो वर्गीकरण के विज्ञान को समझने के लिए पहला जो अवधारणा है वो जाति है। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु है वो है कुंजी लक्षण या की कैरेक्टर्स। कुंजी लक्षण क्या होते हैं? हमने देखा कि जब भी हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो कुछ लक्षणों के आधार पे उनको हम एक समूह या दूसरे समूह में हम उन्हें विभाजित करते हैं। तो ये लक्षण या ऐसे लक्षण जिनको आधार मानकर हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं या उनको समूहों में वर्गीकृत करते हैं, वे लक्षण कुंजी लक्षण या की कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो की कैरेक्टर्स जंतुओं में पाई जाने वाली वो समानताएं या वो असमानताएं होती हैं जिनके आधार पे हम उनको अलग अलग समूह में बांटते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। अब कौन से कैरेक्टर्स को हम आधार माने, किस लक्षण को हम कुंजी लक्षण माने, ये वास्तव में एक बहुत ही पेचीदा मामला होता है। तो इसको समझने के लिए हमें उस जंतु का एक उद्विकासीय इतिहास मालूम होना चाहिए, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी आकारिकी, इस सब का हमें एक विशद ज्ञान होना चाहिए, तभी हम जो की कैरेक्टर्स हैं उसका निर्धारण कर पाते हैं। तो की कैरेक्टर्स का निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है वर्गीकरण विज्ञान की। अब कुछ जो प्रमुख की लक्षण हैं जो जंतुओं के वर्गीकरण में काम लिए जाते हैं वो है जंतुओं के पहला है जंतु के बनावट का स्तर व कोशिकाओं की संख्या। सबसे पहले तो हम जंतु में उसका बनावट या उसका बनावट किस स्तर की है, यानी वो कोशिका स्तर तक विकसित है या वह उत्तक स्तर उसमें पाए जाते हैं या फिर उसमें अंगों का निर्माण हुआ है और अंगों के ऊपर फिर उसमें अंग तंत्र या सिस्टम्स जो है वो बने हैं। तो इसके आधार पे हम उनका वर्गीकरण करते हैं। कोशिकाओं की संख्या वो एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय हैं तो उनमें सेल्स के जो नंबर हैं वो हज़ारों में हैं, लाखों में हैं या फिर करोड़ों में हैं। तो पहला जो की लक्षण होता है वो कोशिकाओं की संख्या और उसका
बनावट का स्तर है। दूसरा, जनन स्तरों की संख्या। जब हम जंतुओं की एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम देखते हैं कि 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। हालांकि कुछ जंतुओं में 2 ही जनन स्तर बनते हैं, जिनको एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम कहते हैं। तो दूसरा, जो जनन स्तरों की संख्या यानी वो द्विस्तरीय जंतु हैं या त्रिस्तरीय हैं। तीसरा, देहगुहा का प्रकार। जब जंतु का परिवर्तन होता है तो उस दौरान शिलोम या देहगुहा का निर्माण होता है। अब देहगुहा उनमें पाई जाती है अथवा नहीं पाई जाती, फिर वो कूट गुहा प्रकार की होती है या वास्तविक देहगुहा होती है। उसके बाद में सममिति। तो सममिति के आधार पर भी हम जंतु का जो स्वरूप कैसा है उसको किसी एक लाइन के द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, कितने समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस आधार पर जंतु अर्य सम्मित या जो द्विपार्श्व सम्मित हो सकते हैं। पूरा भ्रूण परिवर्तन उनमें किस प्रकार से होता है, एक विदलन है वो किस प्रकार से होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो भ्रूणिकी से संबंधित हैं। फिर बाह्य कंकाल उनमें पाया जाता है अथवा नहीं पाया जाता है, और पाया जाता है तो वो अंतः कंकाल है या बाह्य कंकाल है। तो कंकाल की उपस्थिति या अनुपस्थिति और अंतः कंकाल या बाह्य कंकाल के आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण की कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद में हमें ये समझना या ये जानना महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा की कैरेक्टर हम वर्गीकरण के किस स्तर पर उसका हम प्रयोग करें। जैसे हम जंतुओं में देखते हैं कि जो नोटोकॉर्ड का पाया जाना और नहीं पाया जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कुंजी लक्षण है, लेकिन उसका हम उपयोग कहाँ करें। उसके बाद में जैसे कुछ जंतुओं में बाह्य कंकाल के रूप में अलग अलग जो संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उसकी कैरेक्टर का उपयोग हम कहाँ करें। देहगुहा का जो की कैरेक्टर है उसका हम प्रयोग या वर्गीकरण करने के दौरान उस लक्षण का हम कहाँ प्रयोग करें। तो ये एक काफ़ी एक महत्वपूर्ण और एक पेचीदा मामला होता है। तो ये हम तभी कर पाते हैं जब हमें जंतु की संपूर्ण उसकी भ्रूणिकी की जानकारी होती है, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी आनुवंशिकी और उसके उद्विकास या इतिहास की हमें जानकारी होती है। तो वर्गीकी का जो विज्ञान है या वर्गीकरण विज्ञान है वो इसी प्रकार से बाकी जो सारे जो विज्ञान हैं या जीव विज्ञान के जो बाकी जो क्षेत्र हैं उन सब से ये किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। और वर्गीकरण विज्ञान तभी सबल विज्ञान हो सकता है जब उस वर्गीकी का जो वैज्ञानिक है वो इन बाकी सभी जो जीव विज्ञान के क्षेत्र हैं उनसे अच्छे तरीके से वो परिचित होता है। उसके बाद में एक जो बिंदु है वो है कृत्रिम बनाम प्राकृतिक वर्गीकरण, आर्टिफिशियल वर्सेज नेचुरल क्लासिफिकेशन। जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण की जो परंपराएं हैं वो प्राचीन काल से भी ये वर्गीकरण की जो परंपरा है वो चलती आ रही है, मैंने आपको पहले बताया है। तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार के वर्गीकरण की पद्धतियाँ अब तक प्रचलन में रही हैं, एक है कृत्रिम और दूसरा है प्राकृतिक या नेचुरल क्लासिफिकेशन। कृत्रिम वर्गीकरण से तात्पर्य है कि जब हम जंतुओं का वर्गीकरण उसकी सामान्य संरचनाओं या किन्हीं सुविधाजनक एवं सुस्पष्ट विभेदक लक्षणों के आधार पर जंतुओं को उनके उद्विकास संबंधों को अनदेखा करते हुए समूहों में बांट देते हैं, तो वह कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। यानी जब हम कुछ ऐसे लक्षणों को ध्यान में रखें जो आसानी से हमें दिखाई दे जाते हैं या जो सुविधाजनक होते हैं और उसके आधार पर हम बांट दें, तो वह कृत्रिम वर्गीकरण। प्राचीन जो वर्गीकरण की जो तरीके थे वो ऐसे ही थे। जैसे जल में रहने वाले जो प्राणी हैं उनमें लगभग कमोबेश एक समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। जल में तैरने का जो उनमें गुण होता है, इसके आधार पे उन सभी जलीय प्राणियों को हमने एक वर्ग में बांट दिया, उनको जलचर कहा। लेकिन जलचर तो एक जो व्हेल है वो स्तनधारी है, वो भी जलीय प्राणी है। मछली भी जलीय प्राणी है। केकड़े हैं वो भी जलीय प्राणी होते हैं। झींगा मछली भी जलीय प्राणी है। तारा मछली भी जलीय प्राणी है। तो उनके अगर हम उद्विकास इतिहास को देखें तो वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। तो इन सभी को अगर हम एक ही समूह में शामिल कर देते हैं तो वह जो वर्गीकरण का तरीका है यह अवैज्ञानिक होता है और ये कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा जो वर्गीकरण का तरीका है या वर्गीकरण की पद्धति है, जिसको प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जीवों को उद्विकास इतिहास के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। हम देखते हैं कि कोई जो समष्टि है वो किसी दूसरे समष्टि से उद्विकास के आधार पर कितनी समीप है या कितनी नज़दीक है, अर्थात उनका कॉमन पूर्वज वो एक है अथवा नहीं है। तो जिन समष्टियों का कोई एक कॉमन अनसेस्टर होता है, एक सामान्य पूर्वज होता है, वो उनमें काफ़ी समानताएं होती हैं। जैसे जैसे उनमें उद्विकास से दूरी बढ़ती जाती है उसमें विषमताएं या असमानताएं बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो वो प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। और इसी कारण से हम ये मानते हैं कि जो व्हेल है जो एक जलचर प्राणी है, चमगादड़ जो एक नभचर या उड़ने वाला प्राणी है, घोड़ा जो एक तेज़ दौड़ने वाला है, मनुष्य जो 2 पैरों पर चलने वाला है,
ये सभी प्राणी हालांकि बाह्य लक्षणों, बाह्य स्वरूपों और बाह्य आकारिकी में या कुछ अन्य लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं, परंतु उनका अगर हम उद्विका से इतिहास देखें तो उनमें काफ़ी समानताएं हैं। वो स्तनधारी हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उनको फिर एक ही समूह या स्तनधारी का जो वर्ग है उसमें रखा जाता है। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण का तरीका है, जो वास्तव में ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा वैज्ञानिक है, ये प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि सभी जीवों का हमें उद्विका से इतिहास ज्ञात नहीं है, और सभी जीवों के उद्विका से इतिहास के बारे में भी अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं या अलग अलग प्रकार की जो अवधारणाएं हैं वो वर्तमान समय में मौजूद हैं। एक कॉमन स्पष्टीकरण है वो अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए इसमें भी कुछ जो खामियां हैं वो रह जाती हैं। लेकिन फिर भी ये एक मोटे तौर पे या सबसे सर्वाधिक मान्य जो वर्गीकरण की जो पद्धति है ये वर्तमान में यही मानी जाती है। उसके बाद में समूहों के स्तर। तो समूह क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि जब हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो उनमें समान लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। ये जो समूह है जो बनाते हैं, ये समूह है, फिर कुछ छोटे समूहों को जोड़ के एक बड़ा समूह बनाया जाता है, फिर उन बड़े समूह को जोड़ के फिर उनके ऊपर एक बड़ा समूह बनाया जाता है। जैसे जैसे हम इन समूहों के ऊपर की तरफ जाते हैं, उनमें समान लक्षणों की जो संख्या है या जो की कैरेक्टर्स हैं उनकी समानताएं हैं वो कम होती जाती हैं। तो समूह का जो ये जो क्रम है वो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक एक व्यवस्थित ढंग से बना हुआ है, जिसको लीनियस का पदानुक्रम तंत्र या उच्च जो परंपरा है ये कहा जाता है। तो जीवों को उनकी समानताओं व असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। ये समूह या वर्गक या टैक्सोन पदानुक्रम या उच्चोच्च परंपरा में व्यवस्थित होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले जो संपूर्ण जो जीव जात है या संपूर्ण जो सजीव हैं उनको 5 जगतों में बांटा है, जिसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया कहा जाता है। उसके बाद में प्रत्येक जो जगत है उसको कई फाइलम में बांटा गया है। फाइलम को फिर क्लासेज में, क्लासेज को फिर कुछ गणों में, गणों को कुछ वंश और फिर उनको जातियों में विभाजित किया गया है। तो ये जो फाइलम, ये वर्ग, गण हैं, ये इनको टैक्सोन या वर्गक कहा जाता है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो टैक्सोन जो वर्गीकरण के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं जंतु वर्गीकरण के अंतर्गत, वो यहाँ पर इस सारणी में दिए हुए हैं। सबसे बड़ा जो टैक्सोन या वर्गक है वो जगत कहलाता है, किंगडम। उसके बाद में संघ या फाइलम, फाइलम की जो संकल्पना है वो हैकल ने दी थी। उसके बाद में वर्ग या क्लास, यानी जो संघ हैं उनको वर्ग में बांटा जाता है, उसको लीनियस ने दिया था। गण या ऑर्डर, ये भी लीनियस ने दिया था। कुल या फैमिली, ये बुस्ली ने दिया था। वंश या जेनस, ये नाम भी लीनियस ने दिया था। और जाति या स्पीसीज, ये भी लीनियस ने दिया था। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण वर्गक हैं जिसको जंतु वर्गीकरण के अंतर्गत जिनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य वर्गक जो हैं वो माने जाते हैं या बनाए गए हैं। जैसे संघ से नीचे उपसंघ बना दिए जाते हैं, वर्ग से ऊपर अधिवर्ग, उसके नीचे उपवर्ग बना दिए जाते हैं। उसी प्रकार से अधिगण या अधिकुल या उपकुल ये बनाए जाते हैं। लेकिन वर्गीकरण के इस पदानुक्रम की परंपरा में सबसे जो छोटी इकाई है वो जाति है या स्पीसीज है। इसके बाद में जो अगली जो अवधारणा है या अगला जो बिंदु है वो है नामकरण का। तो जब हम जंतुओं का या जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है। पहचान करने के बाद में उसमें उपस्थित कुंजी लक्षणों के आधार पे उनका वर्गीकरण किया जाता है और उन्हें एक विशेष वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद में उसके वंश और जाति का निर्धारण किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है। तो किसी जीव का एक वैज्ञानिक नाम देना जो पूरे विश्व में मान्य हो और इस नाम की सहायता से जिसको विश्व के किसी भी भाग में पहचाना जा सके या समझा जा सके, यह जो तरीका होता है उसको नामकरण या नोमेनकल्चर कहा जाता है। हम जानते हैं कि विभिन्न जीवों के नाम अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से या किसी एक देश की किसी एक भूभाग में उसको अलग नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में उनको समझना या उनको पढ़ या उनको जानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसी मुश्किल को ध्यान में रखते हुए इसी समस्या का निजात पाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था स्थापित की गई और एक व्यवस्था बनाई गई कि प्रत्येक जीव का एक ऐसा नाम होना चाहिए जिस नाम की सहायता से उसको विश्व के किसी भी कोने में उसको जाना जा सके। तो वह जो नाम है ये वैज्ञानिक नाम कहलाता है। और उस नाम देने के लिए, उस नामकरण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था स्थापित की गई जो जूलॉजी के अंतर्गत उस संस्था को ICZN इंटरनेशनल कोड ऑन जूलॉजिकल नोमेनकल्चर कहा जाता है।
इसका जो मुख्यालय है वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में उपस्थित है और इसकी स्थापना 18 सितंबर 1895 में हुई थी। ICZN है, इसके नामकरण का जो आधार है वो लिनियस की जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, उसका जो 10वां संस्करण है उसके आधार पर जीवों का या जंतुओं का नामकरण किया जाता है। कैरोलस लिनियस, जिसको प्रकृति विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जिसको पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस जो थे, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, जिसमें एक है स्पीसीज प्लांटेरम और दूसरी सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी का जो 10वां संस्करण है इसी को ही वर्गीकरण का आधार माना गया है। ICZN द्वारा कुछ नियमावली निर्धारित की गई हैं। उस नियमावली के अंतर्गत किसी जंतु का नामकरण किया जाता है। वो नियमावली जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले तो ICZN द्वारा या नामकरण के अंतर्गत विलुप्त एवं वर्तमान सभी जातियों पर यह लागू होता है, लेकिन कुल से उच्चतर जो वर्ग हैं, यानी कुल के ऊपर जैसे संघ है या वर्ग है, दूसरे जो संकर या हाइब्रिड जो होते हैं या जो विरूप यानी जिसमें जन्मजात कुछ विकृतियां पाई जाती हैं, ऐसे जीवों पर यह लागू नहीं होता है। यानी जो टेराटोजन्स होते हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। बाकी ये सभी विलुप्त और वर्तमान जो जीवित जातियां हैं उन पर लागू होता है। नामकरण कोड का जो प्रारंभिक बिंदु है वो 1 जनवरी 1758 माना गया है। यानी 1 जनवरी 1758 से पहले अगर किसी जंतु का नामकरण हो चुका है तो उसको नहीं माना जाएगा। उसके बाद में जितने भी नामकरण हैं उन्हीं को ही प्राथमिकता के सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। यानी इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो 1 जनवरी 1758 माना गया है, जिस दिन कैरोलस लिनियस की पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। किन्हीं 2 वर्गों के नाम एक समान नहीं हो सकते हैं। 2 वर्ग जो हैं उनके नाम अलग अलग ही होने चाहिए, वो समान नहीं हो सकते। किसी वर्ग का पहले दिया गया नाम ही मान्य होगा, इसे वरीयता या प्राथमिकता का नियम कहते हैं। तो प्राथमिकता का नियम से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि किसी जंतु का या किसी जंतु का जो कोई टैक्सोन है उसका नामकरण किसी वैज्ञानिक ने दे दिया, उसके बाद में भी किसी दूसरे वैज्ञानिक ने नामकरण दे दिया, लेकिन इसमें जो पहले जो नाम दिया गया था उसे ही मान्य होगा, वही मान्य होगा, उसे ही माना जाएगा, जिसको वरीयता या प्राथमिकता का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इसका प्रारंभिक बिंदु जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 1758 है, तो 1 जनवरी 1758 के बाद में ही ये मान्य होता है। अगर इससे पहले किसी वैज्ञानिक ने किसी जंतु का नामकरण किया है तो वह यहाँ पर मान्य नहीं होगा। प्रत्येक जो प्राणी या जंतु है उसका नाम 2 पदों में होता है। प्रथम पद में वंश का नाम लिखा जाता है और दूसरे पद में जाति का नाम लिखा जाता है, जिसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति के बारे में आप जानते हो, ये कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। तो किसी भी जंतु का नाम या किसी भी जीव का नाम 2 पदों में लिखा जाता है। पहला पद जो होता है वो उसके वंश का नाम होता है और दूसरा जो पद होता है उसमें उसकी जाति का नाम लिखते हैं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जैसे टीनिया सोलियम है, तो यहाँ पर टीनिया है वो वंश का नाम है और सोलियम उसकी जाति के नाम को दर्शाता है। नामकरण हमेशा लैटिन भाषा में होना चाहिए, यानी नामकरण जो है वो लैटिन भाषा में ही होता है। अगर किसी दूसरी भाषा में है तो उसका जो नाम है वो लैटिनीकृत कर दिया जाता है, यानी उसको लैटिन भाषा में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कैरोलस लिनियस ने स्वयं अपना नाम है वो लैटिनीकृत कर लिया था। प्रथम बार जाति का वर्णन करने वाले लेखक का नाम भी और वर्ष भी लिखा जाता है। अब सामान्यतः जब नामकरण हम करते हैं तो वंश और जाति का नाम ही लिखते हैं, लेकिन कई बार जो है उसके लेखक का नाम भी आगे लिख देते हैं और फिर कोमा लगाकर उस लेखक ने पहली बार उसका वर्णन कब किया था वह सन जो है वो वर्ष भी लिख दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः ये नहीं लिखा जाता, इसको अगर नहीं भी लिखें तो भी ये सही माना जाता है। और लैटिन भाषा में होता है, जब इस नामकरण को जब हम लिखते हैं तो वो इटैलिक अक्षरों में लिखते हैं या फिर उनको तिरछा लिखते हैं या फिर उनको जो अंडरलाइन कर देते हैं। वंश के नाम का जो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है हमेशा, लेकिन जाति के नाम का जो पहला जो लेटर होता है या पहला अक्षर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यदि किसी जाति का नाम बाद में बदल दिया जाता है तो उसके मूल वर्णनकर्ता का नाम आगे छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है। कई बार क्या होता है, किसी जाति का नाम बाद में मान लो बदल दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में नाम तो जो बाद में बदला गया नाम है वो लिखा जाएगा, लेकिन उसका जो मूल वर्णनकर्ता था उसका उस वैज्ञानिक का नाम और वह जो वर्ष था वह भी कोष्ठक में लिख देते हैं। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका जो मूल वर्णनकर्ता था इस वैज्ञानिक का नाम और जो उसका वर्ष है वो आगे कोष्ठक में लिख दिया गया है। कुछ वैज्ञानिक नाम अधिक प्रचलित हो चुके हैं
हालांकि उन जंतुओं का नाम पहले भी किसी वैज्ञानिक द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जाति व लेखकों का नाम निम्न प्रकार लिखा जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी जंतु का नाम काफ़ी अधिक पॉपुलर या प्रचलित हो जाता है, बाद में पता चलता है कि इस जंतु का नाम तो किसी दूसरे वैज्ञानिक ने इससे पहले भी कर दिया था, लेकिन वो नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में फिर जो प्रचलित जो नाम है या जो नाम पॉपुलर हो चुका है वही नाम रखा जाता है, लेकिन जो उसका जो पहले जो वैज्ञानिक ने नामकरण किया था उसका जो नाम और वर्ष है वो भी कोष्टक में लिख दिया जाता है। जैसे सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, सिस्टोसोमा हेमेटोबियम ये एक कृमि है जिसका नाम है, इसका जो नामकरण है वो सबसे पहले बिल्हार्ज ने 1852 में किया था और उसका नाम रखा था सिस्टोसोमा बिल्हार्जिया। लेकिन इसका जो सबसे पॉपुलर नाम है वो सिस्टोसोमा हेमेटोबियम हुआ, जो विलनेड ने 1858 में रखा था। लेकिन बाद में बिल्हार्ज को भी सम्मान देने के लिए बिल्हार्ज 1852 ये जो है बिल्हार्ज 1852 ये भी आगे कोष्टक में लिख दिया जाता है, और जो प्रचलित नाम जो देने वाला वैज्ञानिक है उसका नाम फिर आगे विनलैंड 1858 ये बाद में लिखा जाता है। तो ये कुछ नियमावली हैं जिसके नियमों के अंतर्गत जंतुओं का नामकरण किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो अपना जो पहला जो चैप्टर है वो वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत क्या हैं, वर्गीकी क्या है, वर्गीकरण विज्ञान क्या है, जाति की संकल्पनाएं क्या हैं, इसको हमने इस चैप्टर में समझा है। इसके बाद में आपको दूसरा जो नेक्स्ट जो वीडियो है उससे अगले चैप्टर का मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो वीडियो की अपडेट है वो निरंतर प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच।